हेलो बच्चों, तो हम लोग आते हैं एनसीईआरटी चैप्टर 2 11 पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं। द कैलोरी हैज अ यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी एंड इट इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल। हीट की एक यूनिट है कैलोरी और 1 कैलोरी की वैल्यू दे रहे हैं हमें। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। जूल किस सिस्टम में यूनिट एनर्जी की? दैट इज इन एसआई सिस्टम। तो एनर्जी को अगर हम लोग लिखना चाहें तो उसके लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ml/T-2। तो अगर एसआई यूनिट हम लोग लिखेंगे तो m मास दैट इज इन किलोग्राम, l लेंथ दैट इज इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड्स। एसआई सिस्टम में हम लोग लिखते हैं तो टाइम को सेकेंड से और मास को किलोग्राम से और लेंथ को मीटर से लिखते हैं। तो ये तो उसने बोल दिया है कि 1 कैलोरी की वैल्यू 4.2 जूल, वेयर 1 जूल इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही मैंने लिखा है, ये एसआई सिस्टम की यूनिट है तो इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 जूल। तो 1 जूल का मतलब है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आगे हमसे बोलता है सपोज वी एम्प्लॉय सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट ऑफ मास इक्वल टू अल्फा किलोग्राम, द यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल्स बीटा मीटर एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकेंड्स, सो दैट अ कैलोरी हैज a magnitude of 4.2 अल्फा टू द पावर -1, बीटा टू द पावर -2, गामा टू द पावर 2 इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट। तो उसने बोला है कि अगर एक नया सिस्टम बनाते हैं और उस नए सिस्टम में मास की यूनिट, उसने मास की यूनिट डिफाइन करी है दैट इज अल्फा किलोग्राम, और उसने लेंथ की यूनिट डिफाइन की है एंड दैट इज यूनिट ऑफ लेंथ इज बीटा मीटर्स, और टाइम की जो यूनिट डिफाइन करी है, टाइम की यूनिट दैट इज गामा सेकेंड्स। उसने एक नया सिस्टम बना लिया और उस सिस्टम में ये यूनिट्स उसने डिफाइन करी। तो कहता है सो दैट द कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4.2। अब बोलता है कि सो करो कि 1 कैलोरी नए सिस्टम में 4.2 अल्फा टू द पावर -1, बीटा टू द पावर -2 एंड गामा टू द पावर +2, इतनी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। सो दैट द कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4 into this in terms of units, this much joule। उस नए सिस्टम में जो वैल्यू आ रही होगी वो उसने बताया कि इतनी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही होगी। तो इस बात को पहले हम लोग डिटेल में समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और ये बात समझ में आएगी। जैसे हम लोगों ने बोला कि हम लोगों ने एक मास मेजर किया एंड दैट वाज सपोज 20 किलोग्राम। दिस मास इज सपोज 20 किलोग्राम। मैं बोलता है कि एक नया सिस्टम बनाओ और यहां पर अगर पूछा जाए कि यूनिट मास की कितनी थी, तो यहां पर मास की यूनिट थी 1 किलोग्राम। तो हम लोगों ने 1 किलोग्राम के 20 ब्लॉक्स ले लिए होंगे, वेट ले लिए होंगे। तो दिस इज 20 टाइम्स द यूनिट वैल्यू और तभी इसको लिखा गया 20 किलोग्राम। अब मैं एक नई यूनिट डिफाइन करता कि हम लोगों की जो यूनिट मेजरमेंट है वो मेजरमेंट सपोज 2 किलोग्राम है। यूनिट मेजरमेंट का मतलब हमारे पास जो वेट्स अवेलेबल है वो केवल 2-2 किलोग्राम के अवेलेबल है। और फिर उसी ब्लॉक का, मान लेते ये ब्लॉक था
और इस ब्लॉक का मास था 20 किलोग्राम। तो अगर हमारे पास 2-2 किलोग्राम के वेट होते और 20 किलोग्राम टोटल वेट है, तो हम लोग फिर कैसे मेजर करते? तब मास आता कि 2-2 किलोग्राम के हमें 10 मेजर करने पड़ते, तो 10 हमें वेट्स लेने पड़ते 2 किलोग्राम के। तो उस केस में न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई कितनी? 10 आ गई। और जब यूनिट वैल्यू 1 किलोग्राम थी तो कितना मेजरमेंट था? 20 था। तो 1 किलोग्राम के 20 लो या 2 किलोग्राम के 10 ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैं और बोल देता है कि नहीं, हम लोग यूनिट मान लेते हैं कि दिस यूनिट इज सपोज 5 किलोग्राम। तो अगर हमारे पास 5-5 किलोग्राम की वेट्स होते और फिर इसी ब्लॉक का वेट मेजर करना पड़ता, तो मैं बोलता 5 किलोग्राम के कितने? 4 यूज करता। तो मास की वैल्यू आती, मेजरमेंट आता 4 और यूनिट वैल्यू होती कितनी? 5 आती। तो उसी अगर इन जनरल में बोल देता कि हम लोगों की यूनिट वैल्यू सपोज x थी, कि जो हम लोगों का यूनिट मास है वो x है, तो अब मैं बोलता कि फिर इस मास की वैल्यू कितनी आती? तो x किलोग्राम तो हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, और ये था 20 किलोग्राम, तो दिस इज 20/x। तो फिर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि यूनिट वैल्यू अगर x किलोग्राम है, इसका मतलब मेजरमेंट विल बी 20/x। जैसे मैंने 10 लिखा था यहां पर, तो दिस इज 20/2 इंटू 2 किलोग्राम। दिस इज 4 का मतलब था 20/5 इंटू 5 किलोग्राम। बिल्कुल वैसे ही 20/x इंटू x किलोग्राम। तो जो उसने बोला था कि 1 कैलोरी की वैल्यू एक नए सिस्टम में लिखो जिसमें मास की यूनिट अल्फा किलोग्राम, लेंथ की यूनिट बीटा मीटर और टाइम की यूनिट गामा सेकेंड। तो 1 कैलोरी कितना था? 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.2 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। या इसको और प्रॉपरली लिखते हैं तो दिस इज 4.2 इंटू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर स्क्वायर अपॉन 1 सेकेंड स्क्वायर। तो फिलहाल जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है 4.2, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू एक ऐसे सिस्टम में है कि जिस सिस्टम में मास की यूनिट 1 किलोग्राम, लेंथ की यूनिट 1 मीटर और टाइम की यूनिट 1 सेकेंड है। लेकिन हमें एक नया सिस्टम दिया गया है कि मास अल्फा किलोग्राम, लेंथ बीटा मीटर एंड टाइम गामा सेकेंड्स। तो हम लोग फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज 4.2। अब यहां पर 1 किलोग्राम था तो इसको लिख देते हैं अल्फा किलोग्राम। तो अल्फा से ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो अल्फा से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। फिर यहां पर था 1 मीटर, तो हमें बीटा यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो इसको लिख देते हैं बीटा मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हम लोगों ने ऊपर बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो बीटा स्क्वायर से डिवाइड भी कर देते हैं। और फिर यहां पर टाइम की वैल्यू थी 1 सेकेंड, नई यूनिट बनानी गामा सेकेंड, तो यहां पर इसको लिख देते हैं गामा सेकेंड स्क्वायर। तो गामा स्क्वायर से डिवाइड किया है तो गामा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये बात हमें क्लियरली समझ में आ रही कि ये जो लिखा हुआ है वो यूनिट वैल्यू लिखी है एक नए सिस्टम में जहां पर मास अल्फा किलोग्राम यूनिट का है, लेंथ बीटा मीटर यूनिट है और टाइम की गामा सेकेंड है। तो फिर हम लोग इस वैल्यू को लिख सकते हैं कि दिस इज 4.2 अल्फा टू द पावर -1, बीटा टू द पावर -2, गामा टू द पावर 2, और यहां पर नए सिस्टम की यूनिट्स लिखी है। तो यही उसने हमसे पूछा था कि जो नया सिस्टम लोगों ने बनाया है उस सिस्टम में 1 कैलोरी की वैल्यू कितनी आ रही होगी। तो इस नए यूनिट्स में जो 1 कैलोरी की वैल्यू आएगी वो इतनी आ रही होगी। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी।
राइट। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन 2.3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.3। आई थिंक ये चीज क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2.4 पर। तो क्वेश्चन 2.4, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली। टू कॉल अ डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इज मीनिंगलेस। कोई क्वांटिटी न छोटी होती है और ना बड़ी होती, किसी की तुलना में छोटी है तो किसी की तुलना में बड़ी है। विदाउट स्पेसिफाइंग अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन, मतलब किसी क्वांटिटी को छोटा बड़ा तब तक नहीं बोल सकते जब तक हमने कोई कंपैरिजन के लिए एक रेफरेंस ना बनाया हो। इन व्यूज ऑफ दिस रिफ्रेम द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेयर एवर नेसेसरी। एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। उसने बोला कि एटम्स बहुत छोटे होते हैं। तो क्या ये बात सही है कि एटम छोटे होते हैं? हम लोग बोलते हैं एटम छोटे होते हैं, तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि दुनिया तो हमें बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, हम उससे कंपेयर कर रहे हैं, अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं, तो बोलते हैं एटम छोटे हैं। हमें जो भी ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं वो एटम से बहुत बड़े हैं। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि एटम्स आर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एज कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स वी सी। हम अपनी आंखों से जो भी ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं वो एटम से तो काफी बड़ा है। लेकिन क्या ये बात कहना सही है कि एटम बहुत छोटे होते हैं? नो। अगर मैं बोलता इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करो, इलेक्ट्रॉन से एटम को, तो कह सकते एटम्स आर बिगर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बोलते हैं कि एटम्स छोटे हैं, इसका मतलब हम लोग दुनिया के और ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। अगर इसमें बोलें तो इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, बिलियंस ऑफ बिलियंस एटम्स आ रहे होंगे। तो एटम्स इस पेन के कंपैरेटिवली छोटे, हमारे कंपैरेटिवली छोटे, उन सारे ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली छोटे जिन ऑब्जेक्ट को अपनी नंगी आंखों से देख पाते हैं। अब दूसरा उसने बोला है जेट प्लेन मूव्स विद अ ग्रेट स्पीड। तो जो जेट प्लेन है वो बहुत बड़ी स्पीड से मूव करता है एज कंपेयर टू व्हीकल्स वी सी। हम लोग देखते हैं कि कार ट्रैवल कर रही 100 किलोमीटर पर आवर से, बाइक ट्रैवल कर रही 80 किलोमीटर पर आवर से, ट्रेन ट्रैवल कर रही 150 किलोमीटर पर आवर से। तो उन स्पीड से अगर कंपेयर करेंगे तो मैं बोल सकता हूं कि जेट प्लेन मूव्स विथ ग्रेट स्पीड। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करें लाइट की स्पीड से, तो लाइट की स्पीड से जेट प्लेन की स्पीड काफी छोटी आती है। तो कोई भी क्वांटिटी किसी के कंपैरेटिवली छोटी हो सकती, किसी के कंपैरेटिवली बड़ी हो सकती है, बट यूनिवर्सली ना तो कोई क्वांटिटी बड़ी है और ना कोई क्वांटिटी छोटी है। हमारा शहर बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम लोग इसका कंपैरिजन मार्स से करेंगे तो बहुत छोटा है। मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज। तो हम लोग जितने ऑब्जेक्ट अपने आसपास देखते हैं, पेन देखते हैं, कार देखते हैं, ट्रेन देखते हैं, जेट देखते हैं, तो इन मासेस को अगर काउंट करते हैं तो बोलते हैं कि मार्स का मास बहुत बड़ा है। अर्थ का मास काउंट करते हैं उससे बड़ा है। लेकिन अगर सन के कंपैरिजन में बात करें तो सन से तो जुपिटर बहुत छोटा है। तो कह सकते हैं कि जुपिटर जो ऑब्जेक्ट हमें अर्थ में दिखाई दे रहे हैं उनके कंपैरेटिवली काफी बड़ा है। लेकिन अगर सन की बात करें तो सन से जुपिटर बहुत छोटा है। द एयर इनसाइड द रूम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बोल सकता हूं कमरे के अंदर जो एयर है वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है। तो जो नंबर हम लोग यूजुअली यूज करते हैं उसके कंपैरेटिवली ज्यादा है, राइट। अदरवाइज में बोलता है कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू इस रूम के अंदर जो एटम्स के जो मॉलिक्यूल्स है, जो गैसेस के मॉलिक्यूल है। अब प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन का मास बहुत बड़ा है, 1700 गुना कुछ बड़ा है, लेकिन किसी से छोटा भी हो सकता है, राइट। द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट। तो ये बात सही कि हमारी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से काफी छोटी है। लेकिन हो सकता है नॉर्मल जो जैसे स्पीड आती है कुछ 300, तो नॉर्मल जो स्पीड्स आती है हमारी कार की या हम ट्रेवल करते हैं तो उससे तो काफी ज्यादा होती। इसका मतलब कुल मिलाकर के जो स्टेट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट टू कॉल अ डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इज ए मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन।
हम किसी क्वांटिटी को छोटा तब तक नहीं बोल सकते या बड़ा तब तक नहीं बोल सकते जब तक हम उस क्वांटिटी का किसी दूसरी क्वांटिटी से कंपैरिजन न करें। तो ये क्वेश्चन हो गया 2.4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5 पर। Question number 2.5. A new unit of length is chosen such that the speed of light in vacuum is unity. What is the distance between sun and the earth in terms of? New unit of light takes 8 minutes and 20 seconds to cover this distance. अब उसने बोला है कि एक लेंथ की नई यूनिट, जैसे हम लोग लेंथ की यूनिट अभी डिफाइन करते थे, मीटर डिफाइन किया, लेंथ की यूनिट थी। फिर हम लोगों ने लाइट ईयर भी पढ़ा कि लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है दैट इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। तो यहाँ पर वो एक नई यूनिट डिफाइन कर रहा है और वो जो यूनिट आ रही है, अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चोजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। Speed of light in vacuum is unity, unit value. What is the distance between the sun and the earth in terms of? New unit of light takes, in terms of new unit, if light takes 8 minutes and 20 seconds to cover this distance. तो अर्थ और सन के बीच में, ये अर्थ है और ये सन है, तो उसने बोला है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस को डी मान लेते हैं। नई यूनिट में अगर लाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है दैट इज 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। अगर अर्थ को सन से पहुंचने में लाइट को 8 मिनट 20 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है, तो फिर क्वेश्चन यहां पर ये उसने पूछा है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी आ रही होगी। तो जो हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया है उस डिस्कशन के अकॉर्डिंग पहले थोड़ा सा ट्राई करना है इसको, पहले अपने आप कोशिश करनी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा।